नमस्कार डियर स्टूडेंट। अध्याय 5 सामाजिक विज्ञान वीडियो नंबर 3। और यदि आपने चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया तो कर दीजिएगा और बेल आइकन कर दीजिएगा जिससे कि आपको नोटिफिकेशन मिल सके। हमारा अध्याय चल रहा है 5 लोकतंत्र और हमने लोकतंत्र के विभिन्न रूपों में राजनीति लोकतंत्र, सामाजिक लोकतंत्र और आर्थिक लोकतंत्र के बारे में पढ़ चुके थे। और अब नेक्स्ट चलेगा नैतिक लोकतंत्र। आपको जो ये पार्ट है थोड़ा कठिन लग रहा होगा, परंतु ये बहुत आसान पार्ट है। जब इसको हम पूरा पढ़ लेंगे तब आपको लगेगा कि अब आसान है। ये तो विचारधारा है, ये विचारधारा आपके नहीं आने वाली नहीं है, जो आएगा मैं बता दूंगा, परंतु जो क्वेश्चन आता है वो मैं इसमें बता दूंगा भाई क्या क्या क्वेश्चन आता है। तो देखिए लोकतंत्र, नैतिक लोकतंत्र। नैतिक लोकतंत्र, कुछ विद्वानों ने लोकतंत्र को एक नैतिक और आध्यात्मिक जीवन दर्शन के रूप में स्वीकार किया है। देखिए कुछ विद्वान ऐसे भी हुए, राजनीति विचारक हुए, विद्वान हुए, उन्होंने लोकतंत्र को एक नैतिक और आध्यात्मिक जीवन दर्शन के रूप में, नैतिक व आध्यात्मिक जीवन दर्शन के रूप में स्वीकार किया है। ये सिर्फ काल्पनिक हैं। कुछ विद्वानों ने लोकतंत्र को नैतिक लोकतंत्र के रूप में स्वीकार किया है, नैतिक और आध्यात्मिक दर्शन के रूप में, कि भाई नैतिक लोकतंत्र है। नैतिकता, जीवन मूल्य में नैतिकता एक बहुत बड़ा अहम, अगर हम जीवन मूल्य की बात करें तो नैतिकता, एक मानवता में अगर नैतिकता नहीं है तो मानव नहीं है। तो हम देखेंगे तो ऐसे ही शासन प्रणाली में नैतिक लोकतंत्र के बारे में विद्वानों ने विचार व्यक्त किया है कि भाई नैतिक लोकतंत्र भी होता है। तो नैतिक लोकतंत्र में कुछ विद्वानों ने लोकतंत्र को एक नैतिक और आध्यात्मिक जीवन दर्शन के रूप में स्वीकार किया है। आध्यात्मिक और जीवन दर्शन के रूप में स्वीकार किया है। लोकतंत्र के प्रति इस नैतिक दृष्टिकोण को ही नैतिक लोकतंत्र कहा जाता है। लोकतंत्र के प्रति इस नैतिक दृष्टिकोण को ही नैतिक लोकतंत्र कहा जाता है। नैतिक लोकतंत्र समस्त लोकतांत्रिक दर्शन का व्यवहारिक रूप है। जो जितना भी लोकतांत्रिक दर्शन है उसका व्यवहारिक रूप क्या है? नैतिक लोकतंत्र है बच्चों, जिसमें मानव मूल्यों को ही समाज और शासन का मूलाधार माना जाता है। जिसमें नैतिक लोकतंत्र समस्त लोकतांत्रिक दर्शन का व्यवहारिक रूप है, जिसमें मानव मूल्यों को ही समाज और शासन का मूलाधार माना जाता है। समाज और शासन का मूलाधार माना जाता है। इस रूप में नैतिक लोकतंत्र की सर्वोत्तम अभिव्यक्ति सन 1779 की फ्रांस की क्रांति 89 तो जिसमें मानव मूल्यों को ही समाज और शासन का मूलाधार माना जाता है। इसी रूप में नैतिक लोकतंत्र की सर्वोत्तम अभिव्यक्ति सन 1779 की फ्रांस की उदार लोकतंत्रवादी क्रांति स्वतंत्रता, समानता व भाईचारे के नारे के रूप में हुई थी। और इन्हीं तीनों में भाईचारे यानी बंधुत्व का विशेष महत्व है, क्योंकि इसके बगैर व्यक्तियों में समानता नहीं हो सकती, और समानता नहीं होगी तो स्वतंत्रता भी नहीं होगी, स्वतंत्रता भी नहीं पाई जा सकती। अब बच्चों हम देखेंगे भाई लोकतंत्र तो है, शासन प्रणाली भी है, सब कुछ है, परंतु नैतिक लोकतंत्र की अभिव्यक्ति 1779 में फ्रांस की जो क्रांति हुई, फ्रांस में क्रांति हुई, आपने पिछली 9वीं क्लास में पढ़ा था अमेरिका की क्रांति, फ्रांस की क्रांति, इन क्रांतियों के बारे में पढ़ा था। तो फ्रांस की क्रांति 1779 में हुई बच्चों। तो वहाँ से
समानता, स्वतंत्रता और बंधुता। ये तीन, फ्रांस की क्रांति का नारा था समानता, स्वतंत्रता और बंधुता। समान, स्वतंत्रता, समानता और भाईचारा, बंधुता, भाईचारा एक ही बात है। वहाँ तीन नारे थे, समानता, स्वतंत्रता और बंधुता। तो वहाँ से इन तीनों चीज़ों की शुरुआत होती है, समानता, स्वतंत्रता और बंधुता। तो बंधुता का मतलब होता है कि भाईचारा। भाईचारा, अब भाईचारा कब पनपेगा? जब लोगों में नैतिकता होगी। तो ये मानव का मूल्य है। नैतिकता क्या है? मानव के जीवन का मूल्य है। तो हमने देखा कि इस रूप में नैतिक लोकतंत्र की सर्वोत्तम अभिव्यक्ति सन 89 की फ्रांस की उदार लोकतंत्रवादी क्रांति स्वतंत्रता, समानता और भाईचारे के नारे के रूप में हुई थी। और इन तीनों में भाईचारे यानी बंधुत्व का विशेष महत्व है, क्योंकि इसके बगैर व्यक्तियों में समानता नहीं हो सकती। यानी कि भाईचारे के बगैर व्यक्तियों में समानता नहीं हो सकती, और समानता नहीं होगी तो स्वतंत्रता भी नहीं होगी, नहीं पाई जा सकती। जब समानता ही नहीं है तो स्वतंत्रता कैसे पाई जा सकती है? तो ये नैतिक लोकतंत्र है बच्चों, जो हमने इसकी अभिव्यक्ति फ्रांस की क्रांति जो 1779 में हुई थी। लोकतंत्र संबंधित विभिन्न सिद्धांत और दृष्टिकोण। अब लोकतंत्र के जो विचारक हुए, जो विद्वान हुए, जिन्होंने अपने विचार दिए, उन्होंने बहुत सारे सिद्धांत दिए और उनका दृष्टिकोण देखेंगे। अब वे क्या क्या दृष्टिकोण है, तो देखिए, लोकतंत्र स्वयं में एक विस्तृत विचारधारा है। लोकतंत्र स्वयं में एक विस्तृत या व्यापक विचारधारा है, और विद्वानों ने इस तथ्य पर मतभेद है कि लोकतंत्र में सत्ता का वास्तविक उपभोग किस वर्ग के द्वारा किया जाना चाहिए। शासक व शासित वर्ग में किस प्रकार के संबंध होते हैं, और लोकतंत्र की मूल्य व्यवस्था क्या होनी चाहिए। इस प्रकार के चिंतन के परिणाम स्वरूप लोकतंत्र के विभिन्न सिद्धांत और दृष्टिकोण प्रस्तुत किए गए हैं। अब देखिए, जो लोकतंत्र है बच्चों, तो लोकतंत्र स्वयं में एक विस्तृत विचारधारा है, एक व्यापक विचारधारा है। ये ऐसी संकुचित विचारधारा नहीं है, व्यापक है, विस्तृत विचारधारा है। और विद्वानों में इस तथ्य पर मतभेद हैं कि लोकतंत्र में सत्ता का उपभोग किस वर्ग के द्वारा किया जाना चाहिए। जो विद्वान है, जो राजनीति विचारक हैं, तो उनमें ये तथ्य पर मतभेद है कि लोकतंत्र में जो सत्ता है, सत्ता और शक्ति का उपभोग, सत्ता यानी शासन का वास्तविक उपभोग यानी कौन करे। उपभोग का मतलब होता है करना, या उसको यहाँ उपभोग का मतलब समझेंगे अपन, जो शासन करता है या फिर जो राज करता है। तो यहाँ लोकतंत्र में सत्ता का वास्तविक उपभोग किस वर्ग के द्वारा किया जाना चाहिए, किस वर्ग के द्वारा किया जाना चाहिए, ये राजनीति विचारक की मान्यता है। फिर शासक और शासित वर्ग में किस प्रकार के संबंध होते हैं। भाई, जो लोकतंत्र में जो शासक हैं और जो शासित हैं, यानी शासक जो शासन करते हैं और जिन पर शासित है ना, जिन पर शासन किया जाता है, यानी कि आम जनता, उनमें किस प्रकार के संबंध होते हैं, कैसे संबंध पाए जाते हैं, और लोकतंत्र की मूल्य व्यवस्था क्या होनी चाहिए। और ये जो विचारक हैं ये कह रहे हैं कि लोकतंत्र की मूल्य व्यवस्था क्या होनी चाहिए, क्या मूल्य होने चाहिए जिससे कि अच्छा शासन चल सके, हर व्यक्ति को समानता मिल सके, हर व्यक्ति का व्यापक विकास हो सके। तो लोकतंत्र की मूल्य व्यवस्था क्या होनी चाहिए। इस प्रकार के चिंतन के परिणाम स्वरूप ये सब चीज़ों को मद्देनजर रखते हुए इस प्रकार का चिंतन के परिणाम स्वरूप लोकतंत्र के विभिन्न सिद्धांत और दृष्टिकोण प्रस्तुत किए गए हैं। भाई, कैसा क्या होना है, अलग अलग विचारकों ने अलग अलग राजनीति विचारकों ने अलग अलग अपने सिद्धांत और दृष्टिकोण दिए हैं। तो हम उसका अभी तो यहाँ संक्षिप्त रूप में अध्ययन करेंगे, फिर इसके बाद में हम इसको विस्तार से देखेंगे। तो देखिए, लोकतंत्र का परंपरागत उदारवादी सिद्धांत और दृष्टिकोण। ये लोकतंत्र का जो परंपरागत
और जो उदारवादी दृष्टिकोण है बच्चों, ये पश्चिमी देशों की देन है। परंपरागत और उदारवादी सिद्धांत और दृष्टिकोण ये पश्चिमी देशों की देन है और वहाँ से इसका उद्भव और विकास हुआ है। और ये इसके जो समर्थक हैं, इसके समर्थक होब्स हैं, लॉक हैं, रूसो, बेंथम, J.S. मिल, T.H. ग्रीन, मॉन्टेस्क्यू, अब्राहम लिंकन, जेफरसन, हर्बर्ट स्पेंसर आदि समर्थक और विचारक हैं। तो लोकतंत्र का जो परंपरागत और उदारवादी सिद्धांत और दृष्टिकोण है, तो इसके ये समर्थक हैं। तो बहुत सी बार पूछ लेते हैं बच्चों, क्वेश्चन वहाँ माध्यमिक शिक्षा बोर्ड में बहुत सी बार क्वेश्चन आया कि भाई लोकतंत्र का परंपरागत और उदारवादी सिद्धांत और दृष्टिकोण के किन्हीं दो विचारकों के या किन्हीं दो समर्थकों के नाम लिखिए। तो आपको ये ध्यान रखना है भाई इसके कौन कौन समर्थक है, विचारक हैं। तो लोकतंत्र का परंपरागत उदारवादी सिद्धांत के और दृष्टिकोण के जो समर्थक हैं, होब्स हैं, लॉक हैं, रूसो, बेंथम, J.S. मिल, T.H. ग्रीन, मॉन्टेस्क्यू, अब्राहम लिंकन, जेफरसन, हर्बर्ट स्पेंसर आदि समर्थक और विचारक हैं। तो ये इसके विचारक हैं। नेक्स्ट, लोकतंत्र का बहुलवादी सिद्धांत और दृष्टिकोण। ये लोकतंत्र का बहुलवादी सिद्धांत एंड बहुलवादी सिद्धांत और दृष्टिकोण। तो इसके जो विचारक है बच्चों, H.J. लास्की, ध्यान रखना, H.J. लास्की, अर्नेस्ट बार्कर, मिस पॉलेट, G.D.H. कॉल, डिग्वी, रॉबर्ट डेहल। तो ध्यान देना कि जो लोकतंत्र का जो बहुलवादी सिद्धांत और दृष्टिकोण है, उसके जो समर्थक विचारक हैं H.J. लास्की, अर्नेस्ट बार्कर, मिस पॉलेट, G.D.H. कॉल, डिग्वी और रॉबर्ट डेहल। तो ये इसके विचारक हैं। अब देखते हैं लोकतंत्र का विशिष्ट वर्गीय अभिजन वर्गीय सिद्धांत और दृष्टिकोण। तो विशिष्ट वर्गीय अभिजन सिद्धांत में कि अभिजन ही शासन करते हैं, तो लोकतंत्र का जो विशिष्ट वर्गीय अभिजन वर्गीय सिद्धांत और दृष्टिकोण, तो ये रॉबर्ट मिचेल्स, मोस्का, पेटो, ब्रनहम, सी राइट मिल्स। तो देखेंगे लोकतंत्र का विशिष्ट वर्गीय अभिजन यानी विशिष्ट वर्गीय कहें या अभिजन वर्गीय सिद्धांत और दृष्टिकोण, इसके जो समर्थक हैं रॉबर्ट मिचेल्स, मॉस्का, पेरेटो, बर्नहम, सी राइट मिल्स, इसके समर्थक हैं। फिर है लोकतंत्र का मार्क्सवादी सिद्धांत व दृष्टिकोण, जो कार्ल मार्क्स ने दिया था, जो लोकतंत्र का मार्क्सवादी सिद्धांत व दृष्टिकोण। तो कार्ल मार्क्स, फ्रेडरिक एंजल्स, लेनिन, स्टालिन, माओ त्से-तुंग। तो ये जो चीन के हैं तो हैं कार्ल मार्क्स, फ्रेडरिक एंजल्स, लेनिन, स्टालिन, माओ त्से-तुंग। लोकतंत्र का समाजवादी सिद्धांत और दृष्टिकोण। तो लोकतंत्र का जो समाजवादी सिद्धांत और दृष्टिकोण है बच्चों, ये उदारवादी और मार्क्सवादी, दोनों विचारधाराओं का मिलता जुलता रूप है। तो ये जो पांचवा सिद्धांत निकल के आया लोकतंत्र का समाजवादी सिद्धांत और दृष्टिकोण, तो ये मार्क्सवादी और उदारवादी इन दोनों के बीच की विचारधारा हैं। तो ये दृष्टिकोण है, ये निकल के सामने, इसके समर्थक के दोनों में से हैं। अब देखिए लोकतांत्रिक शासन के प्रकार। लोकतांत्रिक शासन के जो प्रकार है वो दो प्रकार का है लोकतांत्रिक शासन। एक तो प्रत्यक्ष लोकतंत्र, दूसरा अप्रत्यक्ष या प्रतिनिधि लोकतंत्र। तो लोकतांत्रिक शासन के दो प्रकार का है।
प्रत्यक्ष लोकतंत्र और दूसरा है अप्रत्यक्ष लोकतंत्र या प्रतिनिधि लोकतंत्र। प्रत्यक्ष लोकतंत्र छोटे देश स्विट्जरलैंड के 5 कैंटोनों में है, क्योंकि वहाँ पर जनता प्रत्यक्ष रूप से शासन कानून निर्माण में भागीदारी निभाती है, तो वहाँ पर प्रत्यक्ष लोकतंत्र है। अप्रत्यक्ष लोकतंत्र बड़े देशों में भारत में है, ब्रिटेन में है, अमेरिका में है। तो अप्रत्यक्ष या प्रतिनिधि लोकतंत्र यहाँ पर है बच्चों। तो आगे हम देखेंगे विस्तार से, तो आप ध्यान देना। ओके, धन्यवाद।